हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि वो 2022 तक इंडिया के हर किसान की इनकम को दोगुना करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को काफ़ी सराहा गया था और किसानों के अंदर एक उम्मीद आई थी कि उनकी इनकम 2022 तक डबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इन 6 सालों में फार्मर्स की इनकम कितनी बड़ी है, क्या गवर्नमेंट अपने टारगेट को अचीव कर पाई है। हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ पाई है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से किसानों की समस्या को दूर करा जा सकता है और उनकी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मर्स की इनकम कितनी बड़ी है 2016 से लेकर 2022 के बीच में। 2016 में इंडिया के किसान की औसत मंथली आय 8,000 रुपये थी। 2022 में इसको डबल करने का ये मतलब था कि एक किसान की औसत मासिक आय 16,000 रुपये हो जानी चाहिए थी। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जब इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट करते हैं तो ये आय 2022 में लगभग 22,000 रुपये हो जानी चाहिए थी। यही टारगेट था गवर्नमेंट का कि वो रियल टर्म्स में किसानों की इनकम को डबल करना चाहते थे। यानी कि 2016 से 2022 में एक किसान की औसत मासिक इनकम 22,000 रुपये होनी चाहिए थी। ये टारगेट था गवर्नमेंट का। अब हम डिस्कस करते हैं कि 2016 में इंडिया में किस राज्य के किस किसान की कितनी औसत आय थी। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का एक किसान औसतन एक महीने में 19,000 रुपये कमाता है, और दूसरी तरफ बिहार का एक किसान औसतन एक महीने में 3,800 रुपये कमाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं अलग अलग राज्यों के किसान अलग अलग तरीके से कमाई करते हैं। उनकी औसत मासिक आय में काफ़ी डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। और अगर हम किसानों की मासिक आय को उनके खेत के साइज़ के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया का जो छोटा किसान है, जिसके पास 2 से 3 एकड़ ज़मीन होती है, उसकी 2016 में मात्र 6,600 औसत मासिक आय थी। और दूसरी तरफ जो बड़े किसान हैं, उनकी मासिक औसत आय 55,000 रुपये थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि इंडिया में 90% किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास सिर्फ 2 से 3 एकड़ की ज़मीन होती है। यहाँ पर किसान की आय इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो कौन सी फसल को उगा रहा है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर महाराष्ट्र का किसान जो सोयाबीन की खेती करता है, वो 4 साल पहले 1 हेक्टेयर ज़मीन जिसमें 2 से ढाई एकड़ की ज़मीन आती है, उससे वो 15,750 रुपये कमा पाता था, और आज उसकी कमाई हो पाती है 31,667 रुपये। यानी कि लगभग यहाँ पर उस किसान की आय डबल हो गई है, क्योंकि वो सोयाबीन को उगा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं राजस्थान का किसान जो गेहूं की फसल करता है। 4 साल पहले वो 1 हेक्टेयर से 16,400 रुपये कमा पाता था, और आज वो कमा पाता है 20,000। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 25% प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखता है फार्मर की। यहाँ पर हमको ये बात समझ में आती है कि किसान कौन सी फसल करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा कमा सकता है। सरकार ने 2016 में एक कमेटी का गठन करा था, जिनका काम था यह देखना कि किस तरह से किसानों की आय को डबल कर सकते हैं। उन्होंने उस समय बताया था कि अगर किसान नकदी फसलों को उगाएं, यानी कि हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिस करें, जहाँ पर फलों को और सब्जियों को उगाया जाता है, तो वहाँ पर एक किसान 2.5-3 एकड़ से भी लगभग 80,000 रुपये कमा सकता है। मगर फ्रेंड्स, इंडिया में समस्या ये है, इंडिया में लगभग 77% किसान नकदी फसल नहीं उगाते हैं। वो फसलें उगाते हैं गेहूँ की, चावल की, ज्वार की, इसलिए उनकी आय इतनी नहीं बढ़ती है। और इंडिया में सिर्फ 19% किसान ही नकदी फसलें उगाते हैं, कैश क्रॉप्स उगाते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसान अपनी आय दोगुनी करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसको यहाँ पर सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए कि वो क्या फसल अपनी ज़मीन पर उगा सकता है। इस बात को हम एक डाटा से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई किसान कॉटन को उगाता है, ग्राउंडनट को उगाता है, शुगर केन को उगाता है, सोयाबीन, कॉटन या पैडी को उगाता है, तो वहाँ पर उनकी इनकम काफ़ी बढ़ते हुए दिखती है हमको 2018 से लेकर 2022 के बीच में। यहाँ पर हमको फ्रेंड्स ये बात भी सोचना चाहिए कि किसान जब कोई भी फसल उगाता है तो लागत कितनी लगती है। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में औसतन 20 से लेकर 30% की लागत बढ़ी है हर किसान के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 किलो सोयाबीन को उगाने के लिए 21 रुपये लगते थे 2017-18 में, और 2021-22 के बीच ये कीमत हो जाती है 26 रुपये। यानी कि 5 रुपये का इंक्रीज़ होता है। लगभग 24% रुपये इंक्रीज़ हुए हैं लागत में यहाँ पर किसान की। दूसरी तरफ गेहूं की फसल में भी 2 रुपये का इंक्रीज़ देखने को मिलता है हमको। और इसी तरह से हम देखते हैं दूसरी फसलों पर भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लागत है, वो बढ़ते हुए दिखती है।
गेहूँ उगाने के लिए 23% ज़्यादा खर्च करना पड़ता है आज, जूट उगाने के लिए 31%, मसूर उगाने के लिए 30%। इसी तरह से बाकी फसलों पर भी जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है, मगर यहाँ पर जो किसान की आय है वो उस तरह से बढ़ते हुए नहीं दिखती है। इस बात को अगर हम 2012 से कंपेयर करें तो 2012 से लेकर अभी तक लगभग 41% इंक्रीज़ हुआ है किसान की लागत में, और दूसरी तरफ सिर्फ यहाँ पर इनकम में इंक्रीज़ हुआ है 57% का 2012 से लेकर 2022 के बीच में। यहाँ पर जो किसान सब्जियाँ उगाते हैं, खासकर जो आलू और प्याज उगाते हैं, उनके साथ ये समस्या देखने को मिलती है कि जिस समय वो बाज़ार में अपनी फसल लाते हैं उस समय तो सब्जियों के दाम काफ़ी कम होते हैं, मगर यहाँ पर जो मिडिल मैन है, बिचौलिए हैं, वो उनसे सब्जी खरीद लेते हैं, और जिस समय बाज़ार में उन सब्जियों के दाम बड़े होते हैं उस समय वो मार्केट में सब्जियां बेचते हैं। तो यहाँ पर जो बढ़ती कीमत का फ़ायदा किसान को मिलना चाहिए वो किसान को नहीं मिल पाता है, और बिचौलिए यहाँ पर आलू और प्याज जैसी फसलों पर फ़ायदा उठा लेते हैं। इस चीज़ को लेकर भी किसानों के बीच में हमने आक्रोश देखा है। इसके बाद जब हम MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में MSP तो बढ़ती है, मगर वो उस हिसाब से नहीं बढ़ती है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कुछ फसलों में हमको 100% इंक्रीज, कुछ फसलों में 50%, कुछ फसलों में 30% का इंक्रीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि गेहूं में यहाँ पर 32% का इंक्रीज़ है, सोयाबीन में 50% का इंक्रीज़ है, मूंग में यहाँ पर 50% का इंक्रीज़ है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमको रागी की फसल में देखने को मिलता है, जहाँ पर 105% का इंक्रीज़ है। मगर यहाँ पर हमको MSP समझने के लिए ये बात समझना चाहिए कि जो यहाँ पर किसान की लागत आ रही है उससे लगभग 50% ऊपर मिलना चाहिए किसान को MSP। वो हर फसल में होते हुए देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सरकार ने एक कमेटी का गठन करा था S स्वामीनाथन जी के अंदर, जहाँ पर उनका ये सुझाव था कि किसान को एटलीस्ट 150 गुना मिलना चाहिए उसकी लागत के हिसाब से। ये बात आज तक मटेरियलाइज नहीं हो पाई है। इस चीज़ को लेकर भी किसानों के बीच में आक्रोश है। इसलिए हमने देखा था कि जब फार्म लॉज आए थे जिनको सरकार ने वापस ले लिया, उस समय किसानों ने काफ़ी आंदोलन किया। उनका ये आर्गूमेंट था कि MSP बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो सिर्फ मार्केट फोर्सेस पर काम करेंगे तो उनको उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा। यही सबसे बड़ा कारण था कि किसानों ने उस समय आंदोलन किया। तो यहाँ पर हमने बात करी कि किस तरह से किसानों को अपनी इनकम बढ़ाने में मुश्किल देखने को मिल रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मगर रिसेंटली गवर्नमेंट का डाटा आया है जहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि 75,000 किसानों की आय दोगुनी हो गई है 2016 से लेकर 2022 के बीच में। और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी डाटा आया है जहाँ पर उसने बताया है कि कुछ राज्यों में किसानों की आय डबल हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला था कि किसान की जो औसत मासिक आय है वो इस वक्त 10,218 रुपये है। ये जवाब उन्होंने दिया था लोकसभा में। उन्होंने उस समय ये भी बताया कि 2012 में किसान की औसतन मासिक आय 6,426 रुपये थी। यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिलता है कि 2016 के हिसाब से आज उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर किसान की आय डबल होते हुए दिखती है। सिर्फ उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ हमको 4 राज्य ऐसे देखने को भी मिलते हैं जहाँ पर 2016 के मुकाबले 2022 में किसानों की आय गिरते हुए दिखती है। वो राज्य हैं उड़ीसा, नागालैंड, मध्य प्रदेश और झारखंड। और अगर हम इस डाटा को 2012 से कंपेयर करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तराखंड, मेघालय और बिहार ने अपने किसान की आयों को डबल किया है, मगर यहाँ पर भी हमको झारखंड की आय गिरते हुए दिखती है, जहाँ पर किसानों की आय लगभग 57% गिरते हुए दिखती है हमको। तो फ्रेंड्स, इंडिया में कुछ किसानों की आय तो बढ़ी है, मगर यहाँ पर अधिकतर किसानों की आय नहीं बढ़ पाई है। यहाँ पर हमारे पास नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का भी डाटा है जो बताता है कि 2012-13 में किसान 48% तक की कमाई अपनी खेतों से कर पाता है। उसकी जो बाकी इनकम है वो दूसरी सोर्सेज से होती है। और यहाँ पर किसान की कमाई कृषि से कम होते हुए दिखती है 2018-19 में, जहाँ पर सिर्फ 37% ही कमाई उसकी उसके खेतों से, उसकी फसलों से हो पाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक चिंताजनक इशू है जहाँ पर किसानों की आय उनकी खेतों से कम हो रही है और वो इस वक्त मजबूर हैं दूसरी सोर्सेज ऑफ इनकम पर, जहाँ पर कई बार वो लेबर की तरह काम करते हैं, पशुधन से कमाते हैं या फिर शहरों में जाकर काम करते हैं कुछ समय तक ताकि उनकी आय बढ़ सके। यहाँ पर NSO ने एक और डाटा दिया था जो बताता है कि जो गवर्नमेंट का एलोकेशन होता है वो एलोकेशन तो लगातार बढ़ता है, मगर हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट जो पैसा बजट में बताती है कि वो इतना खर्च करेगी किसानों पर, उतना वो खर्च नहीं कर पाती है। हर साल हम देखते हैं कि 10 से 20% पैसा सरकार खर्च नहीं कर पाती है किसानों के लिए जितना वो एलोकेट करती है। तो ये बात भी हमको यहाँ पर नोट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि क्या परेशानी है यहाँ पर जिस वजह से किसानों की आय हमको बढ़ते हुए नहीं दिखती है।
अब हम थोड़ी बात करते हैं कि किस तरह से किसानों की आय बढ़ सकती है और उनके जीवन स्तर में सुधार आ सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि सरकार को यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर एक पॉलिसी लेकर आनी चाहिए और यहाँ पर जो किसानों की डिमांड है कि एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए, इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर कम्युनिकेशन होनी चाहिए किसानों से, जहाँ पर उनको बताया जा सके कि क्या फसल उनको उगानी चाहिए जिससे उनकी आय खेती से बढ़ सके। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको जो रूरल इकोनॉमी है, हमारे गाँव की अर्थव्यवस्था है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर और वहाँ से इतनी आउटपुट नहीं आ पाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि 40% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं और आउटपुट की बात करें तो सिर्फ 16 से 20% ही कंट्रीब्यूट हो पाता है उनका जीडीपी में। और दूसरी तरफ अमेरिका में हम देखते हैं कि सिर्फ 2% लोग ही एग्रीकल्चर करते हैं और वहाँ पर किसानों की आय इंडिया के किसानों से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कम करना पड़ेगा और उनके लिए दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेगी, तभी एग्रीकल्चर पर बर्डन कम हो पाएगा और किसानों की यहाँ पर आय बढ़ते हुए दिख सकती है हमको। उसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टोरेज फैसिलिटी की बात है, कोल्ड स्टोरेज की बात है, इन सब सुविधाओं पर हमको काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा ताकि रूरल इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी से कनेक्ट हो सके। और यहाँ पर एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है मिडिल मैन का, बिचौलियों का। जो यहाँ पर मिडिल मैन है वो ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं किसानों की फसलों से और दूसरी तरफ किसान अपनी फसलों का इतना फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ये बात भी यहाँ पर हमको नोट करना चाहिए। और किस तरह से हम फार्मर को और इंडस्ट्री को पास ला सकते हैं, इस विषय पर भी हमको काम करना चाहिए ताकि फार्मर्स डायरेक्टली नेगोशिएट कर सके इंडस्ट्रीज़ के साथ और आने वाले समय में किसान सिर्फ किसान ना रहे बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह सोचे। इस चीज़ के लिए फ्रेंड्स, मोदी जी ने एक टर्म भी दिया था जहाँ पर उनका कहना था कि वो किसानों को एग्रीप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं। इसका ये मतलब वो चाहते हैं कि किसान एक बिजनेसमैन की तरह सोचें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको पता चलता है कि किसानों की आय डबल होने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। आने वाला समय ही बता पाएगा कि कब तक किसानों की इनकम दोगुनी हो पाएगी। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स किसानों के इशू को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।